नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग जो है भाग 5 पढ़ रहे हैं संविधान का, जिसमें राष्ट्रपति को हमने पढ़ा है। राष्ट्रपति में जो है वो आर्टिकल 52 से लेके 62 तक हमने चर्चा की और उसके बाद उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में चर्चा की। अब कुछ पार्ट उसका जो है राष्ट्रपति का 2 तरह के पार्ट छूटे हुए थे, उसको आज कंप्लीट हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब वीटो क्या होता है? वीटो एक एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है निषेध। हम निषेध करते हैं। तो नकारात्मक जो है यह शब्द है। तो संविधान में हमारे जो है वीटो का कोई लिखित प्रावधान राष्ट्रपति के लिए नहीं है, लेकिन परंपरा के तौर पर जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो पिछले भाग में आर्टिकल 111 के तहत जो है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान है। कोई साधारण विधेयक है या धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक है। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में थी। तो उस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको स्वीकार कर सकता है या नहीं स्वीकार कर सकता है, वापस लौटा देता है। यहीं से यह पावर जो है, वीटो पावर निकलती है। तो जो 3 तरह के जो है वीटो राष्ट्रपति के पास है। पहला है आत्यांतिक वीटो, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, मतलब सस्पेंसिव वीटो या सस्पेंशन वीटो बोलते हैं इसको। और तीसरा है जेब या मतलब पॉकेट वीटो। तो पहले वीटो में क्या होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक है और राष्ट्रपति जो है वह अपनी अनुमति नहीं देता है। एब्सोल्यूट मतलब मना कर देता है उसको। तो अब यह जो है गैर सरकारी विधेयकों में सामान्यता होता है। जैसे गैर सरकारी विधेयक किसको कहे जाएंगे? कोई बिल है, मान लीजिए वो जो मंत्रिमंडल है या मंत्री है वो अगर नहीं लाता है, बाकी कोई सदस्य संसद का लाता है, तो उसको जो है उसको गैर सरकारी विधेयक या बिल कहते हैं। तो इनमें जो है अक्सर यह आत्यंतिक वीटो देखा गया है, प्रयोग करता है राष्ट्रपति कि इस पर अनुमति नहीं देता है। या सरकारी विधेयक में भी हो सकता है इसका प्रयोग। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी विधेयक है, मतलब मंत्री द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा जो है प्रस्तुत, एक्चुअली एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर मंत्री कोई लाता है बिल, तो मंत्रिमंडल ही समझिए उसको, क्योंकि सबकी सहमति आवश्यक होती है। अगर मंत्रियों की कुछ उसमें एकता न हो बात में, तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो वो मंत्री परिषद ही उसको समझिए, मंत्रिमंडल ही। अगर मान लीजिए कोई सरकारी विधेयक है, मतलब मंत्री द्वारा कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है किसी विषय पर, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ धन विधेयक के अलावा, ठीक है? क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। लेके आया और वह दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुँचा। राष्ट्रपति क्या करता है? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है और उसको अनुमति नहीं प्रदान करता है। तो ये कब होता है, कब तक? जैसे मान लीजिए अनुमति नहीं प्रदान करेगा तो फिर वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा उसके पास पुनः वो भेजा जाएगा। जब पुनः भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य होता है। लेकिन अगर कि कोई ऐसी गतिविधि हो, जैसे मान लीजिए वर्तमान सरकार का कोई मंत्री या मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल ने बिल भेजा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने अभी अनुमति नहीं दी, तब तक क्या हुआ कि ये सरकार जो है गिर गई। अब दूसरी जो सरकार, नई सरकार आती है और उसको मना कर देती है
कि इस विधेयक पर जो है राष्ट्रपति अनुमति न दें, तब जो है ये एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। अब दूसरा जो है निलंबनकारी वीटो होता है, तो मैंने चर्चा कर ली आगे वाले में, वही चीज़ है ये। सस्पेंशन के नाम से मतलब ये लग रहा है कि कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए इसको सस्पेंड जो है उस बिल को ये करता है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक गया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को यह लगा कि यह इसकी प्रकृति न्यायिक नहीं है या जल्दीबाजी में किया गया है, तो वो क्या कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए सदन को या संसद के किसी सदन को लौटा सकता है। अब पुनर्विचार के लिए गया तो क्या होगा, कुछ देर के लिए वो सस्पेंड रहेगा, तुरंत पास नहीं हुआ। अब पुनः जो है संसद उसको अगर उसमें उसको लगता है कि अमेंडमेंट करने लायक है तो संशोधन के बाद, या संसद को लगता है कि नहीं इसमें अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ अगर भेज देता है राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए बाध्य होता है। अब तीसरा वीटो है जेबी वीटो। जेबी वीटो जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, तो विधेयकों के पास करने की बहुत संविधान में कहीं समय या अवधि निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति को जो है इतने धन विधेयक को छोड़कर कि इतने दिन में इनको करना ही करना है, तो समय अवधि का कोई जिक्र नहीं है। तो कुछ एक बिल था जो है डाक संशोधन विधेयक बिल, ज्ञानीजैल सिंह के समय में आया था, माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। तो वो हमारे राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, उस पर कोई निर्णय ही नहीं दिया। तो जब कोई निर्णय नहीं दिया तो वैसे पेंडिंग रहा, मैंने जैसा बताया समय अवधि का कोई मतलब वो नहीं था। फिर उनकी सरकार गिर गई और दूसरी सरकार जो आई तो उसने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इस पर, तो राष्ट्रपति के पास वो पड़ा ही रह गया, मतलब पॉकेट में ही रखा रह गया राष्ट्रपति। तो उसी से ये शब्द पॉकेट वीटो का जो है आया। तो तीन प्रकार के हैं, एक है कि उसमें साफ साफ क्या करेगा, एब्सोल्यूट वीटो में वो मना कर देगा। दूसरा जो है ये प्रायः जो है गैर सरकारी विधेयकों में होता है। दूसरा क्या हुआ, कुछ समय के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तीसरा क्या किया, इन दोनों में से कुछ नहीं किया, मतलब न तो अपनी मना किया और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाया, अपने पास ही रखा रह गया उसको। तो ये तीन प्रकार के जो है वीटो होते हैं। अब वीटो के बाद जो है राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति जो है वो बची थी इसमें राष्ट्रपति में। तो अब क्षमा दान का मतलब कि मान लीजिए कि कोई संघीय विधि का कोई व्यक्ति उल्लंघन किया हो और दोषी करार दिया गया हो। दूसरा हो सकता है कि कोई सैन्य अदालत द्वारा उस किसी व्यक्ति को दंड दिया गया हो या दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। तो इन सब केस में जो है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह उन मामलों को जो है देखे, उसमें जो है क्षमा कर सकता है या उस सज़ा को कम कर सकता है या उसकी प्रकृति को बदल सकता है, या फिर कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है ताकि वो अदालतों में जाकर याचना कर सके। इस तरह के जो है प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 72 ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए पहला हम लोग ले लेते हैं कि इसको क्षमा, पहला जो है क्षमा है, दूसरा जो है लघुकरण है, तीसरा जो है प्रतिहार है, चौथा विराम है और पांचवा जो है प्रविलंब है।
ये 5 प्रकार की जो है क्षमा शक्तियों का जो है, क्षमादान की शक्तियों का वर्णन जो है आर्टिकल 72 में किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। अब क्षमा, अब इसमें क्या है, यह राष्ट्रपति न्यायपालिका की तरह कार्य नहीं करता है। वह चेक करता है कि विधि का, मान लीजिए कि कोई चीज़ या प्रक्रिया की कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, या वह समझता है चीज़ों को कि क्या किया जा सकता है। तो मतलब एज अ जुडिशरी वर्क नहीं करता है, ये उसकी पावर एक्सिक्यूटिव की तरह कुछ होती है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे क्षमा है, क्षमा का तो मतलब ये हुआ कि वह, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी है, इवन उसको मृत्युदंड है, तो वो पूरा उसको जो है दंड को माफ़ कर सकता है। अगर जेल है उसके तो कारावास को ख़त्म कर सकता है। तो मतलब दंड और बंदीकरण दोनों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। वो क्षमा शक्ति के अंतर्गत जो है, ये पहली शक्ति के अंतर्गत जो है ये कर सकता है। लघुकरण का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए लघुकरण का मतलब उसके प्रकृति को कम करता है वो। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड है तो उसको बदल के कर दिया कठोर कारावास में, या कठोर आजीवन कारावास कर दिया। तो इसमें जो है प्रकृति को बदलता है, नेचर जो रहता है दंड का, पनिशमेंट का, उसको इसमें जो है वो बदल सकता है। प्रतिहार में क्या होता है कि नेचर नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कि 7 साल का सश्रम कठोर कारावास अगर किसी व्यक्ति को मिला हुआ है तो उसको 2 साल कर सकता है। मतलब इसमें अवधि को कम किया जाता है, इसमें प्रकृति को बदला जाता है, और इसमें जो है अवधि, टाइम पीरियड जो उसका होता है उसको चेंज किया जाता है। विराम में क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है वो उसको क्षमा को कम करता है, अवधि को कम करता है, या फिर इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्रकृति को भी बदल सकता है। विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, जैसे व्यक्ति विकलांग है, या बहुत ही या महिला है, मान लीजिए गर्भवती महिला है, उससे कोई अपराध हो गया हो, तो उसमें जो है वह दंड की प्रकृति को या फिर उसकी अवधि को क्या करता है, वो कम कर देता है विराम के अंतर्गत। प्रविलंबन में क्या करता है कि इसमें कुछ देर के लिए उस सज़ा को होल्ड पे रखता है, ताकि मान लीजिए किसी को सज़ा हुई तो अगर वह राष्ट्रपति के पास दया याचिका आर्टिकल 72 के तहत जाता है तो वो क्या करता है कि न्यायपालिका को कहता है कि कुछ देर के लिए इसको होल्ड किया जाए, ताकि ये हमारे पास इनमें से क्षमादान, लघुकरण या परिहार में से किसी चीज़ों के लिए जो है हमारे पास याचिका ये डाल सके। तो ये चीज़ें जो थी ये राष्ट्रपति में थी। तो राष्ट्रपति अब लगभग कंप्लीट हो गया आपका। अब राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में आएगा और आप लोग कर नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब अगला जो है जैसे 52 से लेके और 62 तक में हमने राष्ट्रपति की चर्चा की थी पीछे। अब आगे 63 में ये प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति के बारे में जो है कुछ बातें हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से आया। तो यह जो है अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया था। यह प्रश्न पूछता है अक्सर परीक्षाओं में। अब भारत के का उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। ये आर्टिकल में भी है, 64 में है। तो और उसको वेतन भत्ते इत्यादि जो है वो राज्यसभा के मतलब पदेन सभापति के रूप में ही मिलते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता उसको नहीं मिलता है। तो यह प्रश्न पूछता है। आर्टिकल 63 में बता दिया भारत का उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा 64 में मैंने बता दिया कि वह जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, या पदेन अध्यक्ष नहीं, सभापति ही बोलते हैं उसको। तो ये है। अब 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की
राष्ट्रपति के पद में मान लीजिए उसके अनुपस्थिति रहने से कोई अगर रिक्ति रहती है या अनुपस्थित रहता है वो, तो उसके कार्यभार को जो है वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो निर्वहन करेगा। 65 में ये चीज़ थी। 66 में जो है आपके आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या चीज़ें होती हैं तो उसको देख लिया जाए। निर्वाचन में इसके क्या होता है, इसके निर्वाचन मंडल में जो है वह लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा सदस्य होते हैं। उसमें क्या होता था राष्ट्रपति में, तो उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देश की सभी राज्य जो विधानमंडल है उसके निर्वाचित सदस्य होते थे, और दिल्ली पांडिचेरी के जो है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते थे। इसमें जो है उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते थे। इसमें क्या है कि लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा के कुल सदस्य और राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं। इसकी भी योग्यता वही होती है जो लगभग राष्ट्रपति की होती है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर मतलब अब उसमें क्या था कि लोकसभा में निर्वाचित होने की, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसमें राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता होता है। फिर लाभ के पद पर ना हो, इसमें भी है लाभ के पद पर ना हो। तो सिमिलर है लगभग। उसमें 50 प्रस्ताव को 50 अनुमोदक होते थे, 15,000 का जुर्माना होता था जो RBI के पास रहता था। इसमें उपराष्ट्रपति में जो है 20 प्रस्ताव पर 20 अनुमोदक होते हैं। इसमें जो है जैसे महाभियोग चलाया जाता है तो राज्यसभा के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, और राज्यसभा और लोकसभा अगर उसको पारित कर देती है बहुमत से तो पद में रिक्ति हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पद अवधि भी वही है। आर्टिकल 66 हो गया, ये 66 में निर्वाचन था। 67 में जो है उनकी पद अवधि के बारे में बताया गया है। तो पद अवधि वही वाली जो राष्ट्रपति की होती थी कि वह कार्य ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक जो है 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, यही उसकी होती है। अब 68 में वही रिक्ति के संबंध में निर्वाचन कैसे होगा। अब उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसके जगह पर कर्तव्यों का निर्वहन जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। यहाँ सभा जो राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति, इसके बारे में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि तो रिक्ति के बाद इनके लगभग चुनाव ही होते हैं, और जिसको नामित कर दिया जाता है वो तब तक कार्यभार राज्यसभा का कोई भी वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वो देखता है। तो ये चीज़ें हैं। 68 हो गया, रिक्ति के संबंध में है। वहाँ 62 था रिक्ति के संबंध में आर्टिकल। अब 69 में क्या है, फिर वही कि मान लीजिए इसका शपथ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है शपथ या प्रतिज्ञान या शपथ का स्वरूप। ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति का जो है शपथ या प्रतिज्ञान या शपथ का प्रारूप किस आर्टिकल में है, तो 69 में है वो। और राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का होता था उसके समक्ष जो है शपथ लेता था। यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये ध्यान देने जो योग्य चीज़ है इसमें। अब अगला जो है आर्टिकल आपका है कि जो 70 है, आर्टिकल 70, वह जैसे मान लीजिए किसी अन्य आकस्मिकता से मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कार्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। इस सब का प्रावधान है इसमें।
71 में हम वहाँ ही चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है, योग्यता को लेकर प्रश्न होता है, तो इसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल 71 में है। 72 में जो है अभी अभी चर्चा किया हमने पीछे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो मतलब उपराष्ट्रपति लगभग आपके जो है 70 तक में जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 71 में तो चुनाव संबंधी वो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। तो ये है उपराष्ट्रपति से जो प्रश्न आ सकते हैं यहीं से आएंगे, और कुछ अलग से कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अब जो है हम लोगों को आगे देखना है 74 और 75। आर्टिकल 74 हमने चर्चा की थी जब मैं राष्ट्रपति आपको पढ़ा रहा था कि आर्टिकल 53 में जो है कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है कि संघ कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वही मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि वह क्या करेगा, कार्यपालिका शक्ति को चलाने के लिए या संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। मंत्रिपरिषद जो है उसके कार्यों में उसको सलाह देगी। तो यही बात जो है आर्टिकल 74 में कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आर्टिकल फिर 75 में जो है मंत्रियों के बारे में उपबंध है कि उनकी योग्यता क्या होगी या उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, या ये सब सारी चर्चा जो है आर्टिकल 75 में है। अब राष्ट्रपति क्या करता है, एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। जो बहुमत दल का नेता होता है लगभग उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है, और उसकी सलाह से राष्ट्रपति फिर दोनों को क्या करता है, राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है, और उसके पश्चात पर्यंत ही जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो पद धारण किए रहते हैं। तो ये अब इसमें जो है एक प्रश्न पूछता है कि जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, या ऑप्शन में अगर संसद दे तो संसद भी होता है। कभी कभी क्या होता है, लोकसभा नहीं दे के संसद दे देता है, तो संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। यही इतने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर आपसे। अब अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 76। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें है कि भारत का एक जो है महान्यायवादी होगा। भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए विधि के मामले में एक अटॉर्नी जनरल जो है होता है। यह क्या होता है कि प्रथम विधिक अधिकारी होता है, और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यह जो है अपना पद धारण करता है। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अब यह जो है भारत के सभी न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। इसको यह अधिकार प्रदान है कि किसी भी अदालत में जो है यह उपस्थित होकर वाद कर सकता है। आर्टिकल 88 में इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर पूछता है कि कौन जो है संसद के दोनों सदनों में उसकी कार्यवाही जब चल रही होती हो तो उसमें हिस्सा ले सकता है। तो महान्यायवादी ही है, और वह अपनी बात भी रख सकता है वहाँ पर। और जब वह संसद में ऐसा कार्य कर रहा होता है तो चूंकि यह कैबिनेट का मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन फिर भी संसद सदस्यों को जो उपलब्धियां और उन रिक्तियां प्रदान होती हैं, मतलब जो स्पेशल पावर प्रदान होती है, वो इसको भी वहाँ पर रहती है उस समय जब यह सदन में उपस्थित होकर
अपना पक्ष रख रहा होता है। एक चीज़ और है इसके बारे में, ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। जो महान्यायवादी है वो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह यह नहीं देगा और न ही भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा लड़ेगा। तो ये महान्यायवादी अब यह क्या करता है, भारत सरकार को या संसद को कह लीजिए या मंत्रिमंडल को या राष्ट्रपति को विधिक सलाह देता है, और इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो यह प्रश्न जो है लगभग परीक्षाओं में आपसे महान्यायवादी के बारे में पूछता है। अब आगे बचा 77 और 78, क्योंकि हमने आपको 52 से 78 तक बताया था कि हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसमें 77 आर्टिकल और 78 बच रहा है। 77 में क्या है कि भारत सरकार के कार्यों का जो संचालन है वह है जैसे है, हमने बताया था आपको आर्टिकल 53 में ही, तो जो भी सरकार के कार्य का संचालन होता है वह राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। जितनी कार्यपालिका कार्यवाहियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। और आर्टिकल 78 में ये है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का जो भी निर्णय होगा, प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह जो है राष्ट्रपति को ये चीज़ें जाके बताएगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपका राष्ट्रपति ख़त्म हुआ, उपराष्ट्रपति ख़त्म हुआ, और फिर जो है प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी ख़त्म हुआ। अब आगे जो है संसद पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।